हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमबीए इंडिया। आई एम योर मेंटर काउंसलर एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का सेशन विच इज बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट एरर विच इज ओवर हियर। आप लोग साथ में बनाते भी जाइए। पहला जो एरर हमारे पास में है दैट इज सम पीपल आर बिलीविंग दैट वुमेन कैन नॉट compete with men. So the first error is what? Some people are believing that women cannot compete with men. तो यहाँ पे some people, सबसे पहले हम लोग some की बात कर लेते हैं कि what is some। तो some को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं? तो some को यूज हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ये नाउन के पहले आ रहा है तो दिस इज व्हाट? एडजेक्टिव। some people। और अगर मैं बात करूं कि some of the people over here, some of the people, तो यहाँ पर ये some जो यूज हो रहा है एज ए प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, ग्रामर का ये टर्म्स है। लेकिन यहाँ पे some people ये प्लूरल है एंड ये प्लूरल नाउन के लिए यूज किया गया है। some people are believing, are भी ये सही लगा है क्योंकि यहाँ पे some प्लूरल है, इसलिए some सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपके प्लूरल होंगे। some people are believing। यहाँ पर जो बिलीविंग वर्ड यूज किया गया है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। क्या है ये? वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो ये जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, या इसको कह सकते हैं कि स्टैटिक ऑफ ये आपका एक्टिविटी है या एक्शन है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन में हम लोग आईएनजी को यूज कर करके वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लव की, लव, तो वी कांट से लविंग, राइट? वी कांट से लविंग। लेकिन वर्ब ऑफ परसेप्शन की ही बात करें, सिर्फ वर्ब ऑफ परसेप्शन में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो वो तीन तरीके से यूज किए जा सकते हैं। पहला, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा जो कि एक्शन की तरह यूज किया जाएगा, एक्शन। एंड द सेकंड जो है वो होगा जिरंड। ये जो जिरंड होता है वो नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन इक्विवेलेंट। और एक हो सकता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ये जो पार्टिसिपल है ये नाउन के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करता है, तो वी कैन से कि ये एडजेक्टिव इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, तो ये फोर्थ फॉर्म है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब जो है आया है, तो ये सही है बिल्कुल। लेकिन ये क्या है? ये एक्शन है, यहां पर ये एक्शन है। लेकिन अगर इसी डांसिंग को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करें, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन आर्ट, तो ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट में दो ही चीज हो सकते हैं, इधर नाउन, या तो इसको हम नाउन बोलते हैं, या फिर प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पर। तो या तो ये नाउन नहीं है और या ना ही ये प्रोनाउन है, तो ये एक्चुअल है क्या? ये वर्ब है। ये वर्ब से बना हुआ एक वर्ड है जिसको हम लोग जेरेंड बोलते हैं, और जेरेंड इक्विवेलेंट होता है नाउन के। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। डांसिंग इज एन आर्ट, इज अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। सो डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग एक आर्ट है। तो यहाँ पे जो डांसिंग है वो आपका जेरेंड है विच इज कॉल्ड नाउन इक्विवेलेंट। तो आईएनजी का फॉर्म यहाँ पे भी एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, मतलब नाउन इक्विवेलेंट किया जा सकता है। फिर अगर मैं बात करता हूं कि आई सॉ a dancing doll, dancing doll, तो यहां पर ये जो डांसिंग है ये आईएनजी फॉर्म इस डॉल को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये यहां पर वर्ब की तरह नहीं आया है, बट ये जो एक्शन है इस एक्शन के द्वारा इसको क्वालिफाई किया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि बर्निंग ट्रेन, यू माइट हैव हर्ड बर्निंग ट्रेन।
तो इस ट्रेंड को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये एक्शन। लेकिन ये एक्शन उस वक्त हो रहा है जिसकी वजह से इस ट्रेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये जलना, मतलब कि वो जल रहा है, जलता हुआ ट्रेन। तो अगर हम ट्रेन की बात करें तो और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे कि रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, कोई कलर से या फिर फास्ट चलती है उससे, मतलब उसको या तो प्योर एडजेक्टिव कोई क्वालिफाई कर सकता है जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, या फिर उसको कोई एक्शन भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन एक्शन के क्वालिफाई करने के लिए उसमें हम आईएनजी को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब या तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ रहे हैं, या फिर एज ए सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है जिसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि ये आईएनजी फॉर्म क्या है। तो 3 जगह पे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो कुछ कुछ ऐसे जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे आई से सी, ईयर से हियर, और यू कैन से टंग से टेस्ट, और नोज से स्मेल, ब्रेन से रिमेम्बर, हार्ट से लव। तो ये सब सारे जो वर्ब है इनका आईएनजी फॉर्मेट, आईएनजी जो फॉर्म है वो नहीं बनता है किसमें? एक्शन के रूप में, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस में हम इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमको बोलना है कि आईएनजी फॉर्म, जैसे कि लविंग, लविंग इज गुड फॉर पीपल, ठीक है ना, तो हम लविंग को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। बट लविंग इज व्हाट? नॉट एन एक्शन। It seems like noun which is called gerund, right? तो यहाँ पे gerund के तौर पे यूज किया जा सकता है आईएनजी फॉर्म, कोई सा भी, चाहे वो वर्ब ऑफ परसेप्शन हो या कोई सा भी हो। पार्टिसिपल की तरह भी हम लोग कर सकते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वर्ब ऑफ परसेप्शन का आईएनजी फॉर्म का हम लोग एक्शन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। वो सारे कौन कौन से हैं, कभी क्लास में हम लोग इस चीजों को बताते हैं, और इसका वीडियोस भी मैं बाद में अपलोड करूंगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन कौन से। तो यहाँ पर बिलीविंग की जगह बिलीविंग का प्लेस नहीं है, इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म इसका यूज नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही अवॉइड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही एंड अवॉइड्स। यहाँ पे एस लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब भी चाहिए होता है। एंड फॉर सिंगुलर वर्ब वी ऑलवेज यूज एस एट द लास्ट ऑफ द वर्ड। अगर इसको भी याद नहीं कर सकते हैं तो आप देख लो कि इज, हैज, was, does, ये सब के लास्ट में एस का यूज किया गया है, और ये सारे के सारे क्या है? आपके सिंगुलर है, राइट। तो वर्ब में एस लगाने से वो क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। तो ही एक सिंगुलर है, एंड सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। ही अवॉइड्स, यहां तक ठीक है। ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। ही अवॉइड्स टेकिंग, लेना, the prescribed medicine at regularly intervals, at regularly intervals। तो यहाँ पर जो बात आ रही है इंटरवल्स की, सबसे पहले हम लोग इसको इंटरवल्स को देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स, ये जो इंटरवल्स है ये आपका नाउन है, एंड नाउन को क्वालिफाई करने के लिए 3 ही चीज आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड आप, ए एंड पी। ये नाउन के सेवक हैं, दीज आर द सर्वेंट्स ऑफ नाउन। सो आप जो है, ए फॉर आर्टिकल, A for adjective, and P for participle। ये 3 एलिमेंट है जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, राइट। तो इंटरवल्स जो है ये नाउन है। अब ये आर्टिकल क्या होता है? आप जानते हैं ए एंड बी, ये आपके आर्टिकल्स हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वर्ब का बना हुआ होता है। पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 पार्टिसिपल होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब का 4th फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का 3rd फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इंटरवल्स नाउन के पहले ना तो ये वर्ब का 4th फॉर्म है जैसे कि ब्रेकिंग, और ना ही इसका 3rd फॉर्म है ब्रोकन, राइट। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब्स नहीं है जो कि 3rd फॉर्म में है या फिर 4th फॉर्म में, और ना ही ये आर्टिकल है। अब बचा गया एडजेक्टिव।
तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ly लिखा हुआ है। ly से एंड होने वाले वर्ड जनरली आपके क्या होते हैं, ये आपके एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स क्वालिफाई करता है वर्ब को, जनरली किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। तो अगर आपके पास में यहाँ पे इंटरवल है तो इस इंटरवल्स को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर या तो एडजेक्टिव होना चाहिए या फिर इस वर्ड को बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ly वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं और वो सब के सब डिराइव होते हैं एडजेक्टिव से ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सैड, तो इसी सैड से बनता है सैडली। अगर मैं बात करूं बैड, इसी बैड से बनता है बैडली। स्लो, देन स्लोली। तो एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से ही बनाए जाते हैं आपके एडवर्ब्स। तो इस एडजेक्टिव को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ly को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा he avoids taking the prescribed medicine at regular intervals, then this will be okay. I hope you understand. चलते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। थर्ड एरर की अगर बात करते हैं तो दिया हुआ है इसमें एक्सीडेंट्स। पहला चीज है एक्सीडेंट्स, मतलब कि ये प्लूरल फॉर्म है। तो एक्सीडेंट्स अगर है तो ये प्लूरल फॉर्म है और आगे में जो वर्ब होगा वो प्लूरल भी होगा, ये प्लूरल है। एक्सीडेंट यूजुअली, अब ये भी क्या है, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब जब एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करते हैं तो ये हम लोग आपके वर्ब से पहले किया जाता है, राइट ना। एक्सीडेंट, रिजल्ट, यूजुअली नहीं, एक्सीडेंट, रिजल्ट, ऑलवेज नहीं, नेवर, इस टाइप से हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। जब भी यूज करते हैं तो मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। तो एक्सीडेंट, यूजुअली, रिजल्ट, यहां तक ये ठीक है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यूजुअली, ये तो यहाँ पे एडवर्ब का आना सही है। एक्सीडेंट्स, यूजुअली, रिजल्ट। इनटू, नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, रेकलेसनेस एंड केयरलेसनेस। तो अब यहाँ पर जो एक फ्रेज, जो प्रेपोजिशन यूज किया गया है, यह है इनटू। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट यूजुअली रिजल्ट इनटू, किसमें होता है, नेग्लिजेंस में। यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है कि किससे होता है। एक्सीडेंट जनरली किससे किससे होता है, तो नेग्लिजेंस से होता है, इग्नोरेंस से। तो यहाँ पर जो ये इनटू प्रेपोजिशन का यूज किया गया है ये गलत है। इस जगह पे आपको फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज करना चाहिए, रिजल्ट फ्रॉम, तो तब जाकर के ये आपका सेंटेंस सही करेक्ट होगा। तो एक्सीडेंट्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, रेकलेसनेस एंड केयरलेसनेस। ये सेंटेंसेस भी आप याद कीजिए क्योंकि एक्सीडेंट्स जनरली होते हैं। आप दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ भाई नेग्लिजेंस नहीं रखो, इग्नोरेंस, रेकलेसनेस एंड केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए व्हाइल यू आर जस्ट ड्राइविंग और राइडिंग बाइक। आई होप यू अंडरस्टैंड। पढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। फोर्थ, अब ये जैसे ही आता है आपको आस्क या सेड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन जो है नरेशन पार्ट का है, और नरेशन के 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं while solving the errors। तो इस चीजों को पॉइंट में देखना चाहिए, और जब भी आप इसको सॉल्व करें जहां पे आस्क हो, सेड हो, टेल हो, ये सारे अगर वर्ड यूज हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये नरेशन का पार्ट है। और नरेशन में 3-4 पॉइंट होते हैं। कभी आगे में नरेशन जब आपका टॉपिक होगा तो मैं आप लोगों को जरूर उसमें बताऊंगा। यहाँ पर देखते हैं कि he asked me, आप देखते हैं ये चीज तो एकदम सही है, he asked me, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, he asked me। अब ये किसका है, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस का। जब हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में नरेशंस बनाते हैं तो इस टाइप से लिखा जाता है, he asked me। वहां पर होता है he said, पूछा जाता है he said to me। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, तब जाकर के उसका इनडायरेक्ट फॉर्म जो हमारे पास में आता है उसमें हम लोग ही आस्क्ड मी लिखते हैं। अब जब आपको ये पता है कि जब आस्क लिखा हुआ है तो इसके बाद आपको ना तो इफ, ना ही वेदर और ना ही दैट का यूज किया जाता है। कब, जब इधर WH वाले वर्ड्स होंगे तब। जब यहाँ WH वाले हैं तो इन सारे चीजों को यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर यस नो वाले क्वेश्चन है, डू डज वाले क्वेश्चंस हैं, तब हम यहाँ पे इफ या वेदर का यूज करते हैं।
और उसमें भी जान लीजिए कि दैट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, मतलब कि दैट का यूज दोनों जगह क्वेश्चन वाले में नहीं करेंगे। डू डस वाले में, यस नो वाले क्वेश्चन में जिससे यस और नो का आंसर्स मिलता है उसमें हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, और अगर जब WH वाले क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर हम इफ, दैट और वेदर किसी का भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ WH वर्ड को यूज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दैट का भी यूज है और WH का भी यूज है, दोनों का यूज है, तो किसे नहीं होना चाहिए, इस दैट को यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पे WH का वर्ड जब आता है। तो ही आस्क्ड मी what my total investment was during the last 5 years. I hope you understand. बढ़ते हैं next question की तरफ। The company has appointed consultant. The company, यहाँ पर आपका subject क्या है, the company, ये आपका क्या है, singular, नहीं तो companies होते तो plural होते, तो ये singular है, इसके लिए आपने कैसा verb यूज किया है, has। ये कौन से tense है, present perfect tense है, इसलिए कौन सा यहाँ पे verb लगेगा, verb का third form। The company has appointed, राइट, यहाँ पर कंपनी ने अपॉइंटेड कर लिया है। कंसल्टेंट्स, ये आपका प्लूरल है, कंसल्टेंट्स, टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम। अब टू हेल्प देम यहाँ पर जो बात आ रही है, टू हेल्प देम, कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया है किसको हेल्प करने के लिए, तो कंपनी को हेल्प करने के लिए, लेकिन कंपनी तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम, कंसल्टेंट खुद को हेल्प तो नहीं करेगा, अगर खुद को करना था तो वो लिखता कंसल्टेंट्स टू हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। तो आप देखिए कि कंसल्टेंट को क्यों यूज किया गया है, कंपनी को हेल्प करने के लिए, और कंपनी कौन से फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म में है, जिसके लिए देम का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टू हेल्प इट, The company has appointed consultant to help it increase its revenue, क्योंकि यहाँ पे its भी है, ये भी बता रहा है कि किसके, तो कंपनी के, तो यहाँ पर them की जगह आपको it का यूज करना चाहिए, and improve its financial position. I hope you understand. ये सारे जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। तो इन सारी चीजों को आप लोग रिकॉल कीजिए, फिर से इस चीजों को बनाने की कोशिश कीजिए और रिवाइज भी करते रहिए। और भी बहुत सारे एरर्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।